हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा ये जो वीडियो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंप्रेशन मेंबर। और कंप्रेशन मेंबर में आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉलम्स। आई होप सो कि आपने जो टॉपिक आपका चल रहा है कंप्रेशन मेंबर, इसका लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन मेंबर टॉपिक के अंदर हम लोगों को दो सब टॉपिक्स को पढ़ना है बारी बारी। एक हमारा टॉपिक है स्ट्रट्स और एक टॉपिक है हमारा कॉलम्स। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया होगा टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर के केस में कि हमारे पास दो टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर होता है, एक को हम स्ट्रट्स कहते हैं, दूसरे को हम कॉलम्स कहते हैं। स्ट्रट्स हम लोगों ने बेसिकली डिफाइन किया था एक वैसे टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर को जिसका ओरिएंटेशन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या तो इंक्लाइंड हो सकता है, और या तो वर्टिकल भी हो सकता है। तो वैसे टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर को हम लोग कहते थे क्या? वैसे टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर को हम कहते थे स्ट्रट्स। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, देन व्हाट इज कॉलम्स? कॉलम्स को मैंने डिफाइन किया था कि कॉलम हमारा एक वैसा टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर है जिसके ऊपर जिसका ओरिएंटेशन हमेशा कैसा होगा? वर्टिकल ओरिएंटेशन होगा। तो जैसा अगर आप इस फिगर को यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको बड़े बड़े जो आपको यहाँ पे मेंबर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? कॉलम्स है। और ये जो आपको दिख रहा होगा आपको इंक्लाइंड सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसको आप ब्रेसिंग कहते हैं, जिसको हम लोगों ने कहा था स्ट्रट्स। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, या कहने वाले आने वाले एक दो लेक्चर जो हमारे होंगे वो कंप्लीट अप कॉलम्स के ऊपर होंगे। कॉलम्स क्या है? आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज कॉलम्स। कॉलम्स को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इस पे कह सकते हैं कि डेफिनेशंस है जो हमको जानना जरूरी है, और अल्टीमेटली कॉलम के स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा ही सा लेक्चर है, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लेंदी हम लोग इस वीडियो को नहीं करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको बताया जाएगा, उसके बाद ये लेक्चर हमारा ओवर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इन द सेंस कि दो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल होगा एनालिसिस का, और जो दूसरा सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल होगा वो डिजाइन का। तो कह सकते हैं कि हमारा दो लाइव सेशन होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक लाइव सेशन में एनालिसिस करेंगे जहां पे हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करेंगे कॉलम का, और एक और लाइव सेशन होगा जहां पे हम कॉलम को डिजाइन करेंगे। और एग्जाम में कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो एनालाइज करने के लिए भी बोल सकता है, एनालाइज का मतलब होगा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए भी पूछ सकता है, और या नहीं तो आपको डिजाइन करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेसिक जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉलम। कॉलम का डेफिनेशन क्या है? कॉलम का अगर हम सिंपली डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलम एक वैसा टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर है जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा, और उसके ऊपर जब भी कोई लोड एक्ट करेगा तो उसके वजह से कॉलम का जो लेंथ है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो वैसा कोई अगर मेंबर है जिस पे लोड लगने की वजह से उसका लेंथ रिड्यूस हो रहा है और उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो वैसे मेंबर को कहते हैं हम लोग कंप्रेशन, वैसे कंप्रेशन मेंबर को हम कहते हैं कॉलम्स। तो यहां पे अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, जो मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखा है वो क्या है कि ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज कॉलम्स। ठीक है, तो हमने जो यहां पे डेफिनेशन लिखा है उसमें क्या लिखा है हमने कि एक कॉलम इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे हमारा लोड कैसा होगा? कंप्रेसिव लोड होगा। और जो मेरा कंप्रेसिव लोड होगा वो कैसे एक्ट कर रहा होगा? जो मेरा कॉलम होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये हमारा कोई कॉलम है, ये लेटस अज्यूम कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो लोड हमारा हो सकता है बिल्कुल इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट कर रहा होगा, या तो लोड हमारा कुछ इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा होगा। तो इस वजह टाइप ऑफ लोडिंग के वजह से इस कॉलम पे लोड कैसा है? कंप्रेसिव, और उसके वजह से अगर इस कॉलम का लेंथ हमारे पास L है तो ये कॉलम क्या होगा? कंप्रेस होगा, या जिसको कह सकते हैं हमारा बकल करेगा ये। तो वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। और कॉलम्स को हम लोग दूसरे टाइप से भी डिफाइन करते हैं, उसका वर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंशंस और पोस्ट। तो कई बार हम लोग कॉलम की जगह पे स्टैंशंस एंड पोस्ट वर्ड को भी यूज करते हैं। तो ये था इन शॉर्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉलम्स।
अक्सर आपसे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट्स। दोनों ही कंप्रेशन मेंबर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप डिफरेंस बता सकते हैं। स्ट्रट्स में आप ये बोलेंगे कि ये भी एक टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर है, बट उसका ओरिएंटेशन या तो वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेकिन वो एक कंप्रेशन मेंबर है। और कॉलम का ओरिएंटेशन हमेशा वर्टिकल होगा हमारा, और लोड हमेशा कैसे एक्ट करेगा, जो मेरा कॉलम होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलली एक्ट करेगा। तो ये था इन शॉर्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम टॉपिक को पढ़ने के लिए दो बहुत ही कॉमन टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। एक हमारा मिलता है इफेक्टिव लेंथ और दूसरा हमारा होता है बकलिंग। तो सबसे कॉमन सॉर्ट ऑफ जो कह सकते हैं हम लोग को वर्ड कॉलम के अंदर जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं या कॉलम के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे कॉमन देखने वाला एक वर्ड आपको मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। अगला स्लाइड हम लोग का यही होगा कि व्हाट इज दिस इफेक्टिव लेंथ, कॉलम में इफेक्टिव लेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो देखते हैं। कॉलम में इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कहने का सिंपल सा मतलब अगर मैं बहुत सिंपली अगर आपके सामने डिफाइन करूं तो इफेक्टिव लेंथ कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है और उस कॉलम पे जब आपने कोई लोड अप्लाई किया तो लोडिंग होने के बाद वो कॉलम क्या करेगा, बकल करेगा। बकल करने का क्या मतलब होगा, इस फिगर से हम समझते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास कोई कॉलम है इस टाइप से और इस कॉलम पे हमने कोई लोड अप्लाई किया इस टाइप से, अब जब इस लोड अप्लाई हुआ होगा तो इस कॉलम का लेटस अज्यूम कि अभी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। अब इस लोड के लगने के वजह से ये कॉलम क्या हुआ होगा, इस टाइप से बेंड हुआ होगा। तो कॉलम जो बेंड होता है तो उसको बेंडिंग नहीं बोल के हम लोग बकलिंग बोलते हैं। अगर बीम हमारा कोई बेंड हो रहा होता है तो उसमें कहते हैं कि बेंडिंग हुआ। सिमिलरली अगर कोई कॉलम हमारा जिस पे लोड लगने की वजह से जब वो बेंड करेगा तो उसको बेंडिंग नहीं यूज करके वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं बकलिंग, ठीक है। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, BUCKLING, बकलिंग वर्ड हम लोग जो है बेसिकली यूज करते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि इफेक्टिव लेंथ कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है उस पे जब आपने लोड लगाया उसके वजह से कॉलम इस टाइप से बकल हुआ, तो बकल होने के बाद अब जब ये बकल हो गया, अब जो इसका लेंथ हुआ, बकल अभी इसका इनिशियल लेंथ क्या था, एल, बकल होने के बाद जो इसका लेंथ हुआ इसी लेंथ को बोला जाता है एल इफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द कॉलम आफ्टर बकलिंग। बकलिंग होने के बाद जो कॉलम का लेंथ होगा उसी लेंथ को कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। अक्सर आपसे वाइवा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिफाइंड इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ इज बेसिकली डिफाइंड एज दैट लेंथ ऑफ द कॉलम आफ्टर बकलिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो इसका यूज कहां पे है वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए इफेक्टिव लेंथ के बारे में मैंने लिख रखा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज अ पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ अ कॉलम विच बेंड्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। कह रहा है क्या कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एक वैसा पोर्शन ऑफ कॉलम है जो बेंड हो रहा है, जो बकल हो रहा है, तो वैसे लेंथ को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। और जो सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहां पे बताया, जो सबसे सिंपल सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन हमारा है वो डेफिनेशन क्या है, हमारा सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि द लेंथ ऑफ कॉलम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। द लेंथ ऑफ द कॉलम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो मैं समझ रहा हूं कि इफेक्टिव लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस इफेक्टिव लेंथ का जरूरत कहां पड़ता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सिलेंडरनेस रेशियो। स्ट्रट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे एक वर्ड हमने पढ़ा था सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस था, सिलेंडरनेस रेशियो से बेसिकली आपको यह पता चलता था कि मेरा कोई कॉलम है वो फेल कैसे करेगा जब उस पर लोड लगेगा। तो कोई भी कॉलम अगर हमारे पास है, जब हमने उसके ऊपर कोई लोड लगाया तो लोड लगने की वजह से वो कॉलम किस टाइप से फेल करेगा ये हमको किससे पता चलता था, सिलेंडरनेस रेशियो से। या फिर हमको ये पता चलता था कि कोई कॉलम हमारा लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है, ये हमको कैसे पता चलता था, सिलेंडरनेस रेशियो
रेशियो से। तो स्लेंडरनेस रेशियो की जो हम वैल्यू निकालते थे वो वैल्यू कैसे हम लोग निकालते थे? तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या रेशियो लेते थे? एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम का मतलब कि जो भी हमारा कॉलम होगा उसका जो भी इफेक्टिव लेंथ होगा डिवाइडेड बाय उसका जो भी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, उन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड कर दे रहे थे तो मेरा इफेक्टिव लेंथ फाइंड हो सॉरी स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड होके आता था। तो इन शॉर्ट मालूम ये चला कि जब तक हमको इफेक्टिव लेंथ नहीं पता होगा किसी भी कॉलम का तब तक हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए और जब तक स्लेंडरनेस रेशियो हमारा नहीं फाइंड होगा तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि कॉलम मेरा लॉन्ग है, कॉलम मेरा शॉर्ट है, किस टाइप का मेरा कॉलम है। तो वही यहां पे कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ के इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है इफेक्टिव लेंथ डिपेंड किस पे करता है या इफेक्टिव लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ होता क्या हमको पता चल गया। अब यहां पे बात हो रहा है इफेक्टिव लेंथ कैसे फाइंड होगा। देखिए इफेक्टिव लेंथ जो डिपेंड करता है वो हमेशा किसी भी कॉलम के इंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर इस कॉलम की हम बात करें तो यहां पे मैंने इंड को क्या कर दिया है? फिक्स। तो कह रहा है कि किसी भी कॉलम का इफेक्टिव लेंथ हमेशा किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा? जो कॉलम हम लोग लेंगे उसके इंड कंडीशन पे। इंड कंडीशन मेरा कैसा हो सकता है? कॉलम का हिंज हो सकता है, फिक्स हो सकता है, फ्री हो सकता है, राइट। और बोथ इंड कंडीशन पे, कोई एक इंड कंडीशन पे कॉलम के डिपेंड नहीं करेगा। बोथ इंड, टॉप इंड एज वेल एज बॉटम इंड कंडीशन कॉलम का क्या है, उसके ऊपर हमारा कॉलम का इफेक्टिव लेंथ जो है वो डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के तौर पे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन द इंड कंडीशन, राइट। फॉर डिफरेंट इंड कंडीशन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज डिफरेंट। तो किसी कॉलम का इंड कंडीशन कैसा होगा वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जब आप क्वेश्चन इसका बनाएंगे तो उसमें मेंशन होता है कि कॉलम का इंड कंडीशन कैसा है। तो जिस कॉलम का जैसा इंड कंडीशन होगा वैसा हमारा क्या फाइंड होगा? इफेक्टिव लेंथ उसी हिसाब से फाइंड होके आएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये उठेगा कि आखिर इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए कैसे निकलेगा। अब उसको फाइंड करने के लिए फिर से आपको रेफर करना पड़ेगा IS 800 1984। तो इफेक्टिव लेंथ को फाइंड करने के लिए डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए आपको क्या रेफर करना होगा? IS 800 1984। तो वही कह रहा है द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ कैन बी टेकन फ्रॉम IS 800 1984 टेबल नंबर 5.2 क्लाउज नंबर 5.2.2 पेज नंबर 41। याद रखिएगा जब हम न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व करेंगे तो हम IS 800 को एक साइड खोल के रखेंगे और पेज नंबर 41 हमारा खुला रहेगा। टेबल नंबर 5.2 हम लोग खोल के रखेंगे और डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए हम अपना इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो है वहां से लेंगे और अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो याद रखिएगा पेज नंबर 41 टेबल नंबर 5.2 ये हम लोग जो है रेफर करेंगे इफेक्टिव लेंथ को निकालने के लिए। और इंड कंडीशन क्या होगा? जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें मेंशन होगा कि कॉलम जो आप एनालाइज कर रहे हैं या डिजाइन जो आप कर रहे हैं उसका इंड कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। और उस इंड कंडीशन के बेसिस पे हमको टेबल नंबर 5.2 पेज नंबर 41 जो है उसको रेफर करेंगे और वहां से मेरा इफेक्टिव लेंथ फाइंड होके आ जाएगा। और जब मेरा इफेक्टिव लेंथ फाइंड होके आ जाएगा तो हम उससे सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लेंगे। और जब मेरा सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड हो जाएगा तो उस सिलेंडरनेस रेशियो को फाइंड यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं? अपना सिग्मा AC। स्ट्रट वाले टॉपिक में आपने सिग्मा AC फाइंड किया होगा, वैसे ही हम लोग यहां भी लैम्डा जो हमारा निकलेगा जिसको हम स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं, जब हमको इफेक्टिव लेंथ मालूम रहेगा, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमको स्टील टेबल से मिल जाएगा जो भी सेक्शन हम लोग लेंगे उसका। और हमको जब लैम्डा निकल जाएगा तो उस लैम्डा को यूज करके हम अपना क्या फाइंड करेंगे? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जब हमको फाइंड हो जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी कॉलम का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। तो कहने का मतलब है जो प्रोसेस आप स्ट्रट में करते थे
वही सारा प्रोसेस यहाँ पे कॉलम में भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए स्ट्रट में एल इफेक्टिव की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती थी, वहां पे इंड कंडीशन से हमको कोई मतलब नहीं था। कॉलम के केस में और स्ट्रट में यही डिफरेंस है, जो स्लेंडरनेस रेशियो हम निकालेंगे उसमें जो एल इफेक्टिव होगा वो हमेशा हमारा इस टेबल से निकलेगा, इस पेज नंबर से निकलेगा। बाकी का प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा जो आप स्ट्रट में करते थे। तो अब अगर हमारा जो अगला स्लाइड है वो यही है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम फाइंड करने का। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे फाइंड होगा? बिल्कुल सेम हू बहू वही फॉर्मूला यूज होगा जो फॉर्मूला आप स्ट्रट के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए निकालते थे। और वो फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू सिग्मा AC इंटू ए। सिग्मा AC इंटू ए यही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आप स्ट्रट में भी यूज किए हैं, सेम फॉर्मूला आप कॉलम में भी यूज करेंगे स्ट्रेंथ को फाइंड करने का। वेयर सिग्मा AC क्या होगा? परमिसिबल या फिर अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और कैपिटल A हमारा हो जाएगा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इन शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्मा AC, जो कि आपने स्ट्रट में भी देखा। जब तक सिग्मा AC मेरा नहीं निकल रहा था तब तक मेरा कोई वैल्यू सॉल्व होके नहीं आ रहा था। तो इन शॉर्ट जब हमको सिग्मा AC मालूम चल चुका है, जब हमको सिग्मा AC कैसे मालूम चलेगा? जब हमको स्लेंडरनेस रेशियो पता होगा। स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हमको इफेक्टिव लेंथ पता होना चाहिए। उसके बाद सिग्मा AC निकल गया तो स्ट्रेंथ तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। तो यही था ओवरऑल थ्योरी इस टॉपिक के अंदर। अब इसमें और कोई भी थ्योरीज हम लोगों को नहीं पढ़नी है, यही मोटा मोटी थ्योरी थी जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एनालिसिस, जहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो लाइव सेशन में ही होगा। तो प्लीज आप उस लाइव सेशन को मिस नहीं करेंगे। जो भी आपको लाइव सेशन में न्यूमेरिकल कराया जाएगा उसको ध्यान से आप देखेंगे और उसी टाइम आप क्वेश्चन पूछेंगे कि कहां पे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव सेशन को, जो भी लाइव सेशन आपका होता है उसको किसी भी हाल में मिस आप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब इसी नोट के साथ इस लेक्चर को ओवर किया जाए, क्योंकि अब इसमें और कुछ थ्योरी बताने को नहीं है। बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ और अपने इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।